भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े इंतजार पर कि क्या अमेरिका किसी वक्त भी ईरान पे हमला कर सकता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप इससे पीछे हट गए हैं। तो क्यों पीछे हटे हैं, कैसे पीछे हटे हैं, किसके दबाव में पीछे हटे हैं। आज का वीडियो इसी सवाल पर है दोस्तों। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से दुनिया में यही बताया जा रहा है कि अमेरिका हमला करेगा। उससे क्या हुआ? तेल की कीमत बढ़ गई, मार्केट डर गया। आपने इंडिया का सेंसेक्स देखा होगा, ऊपर नीचे हिचकोले खा रहा है। हर देश अपने नागरिक को निकालने लगे ईरान से। और फिर अचानक एक खबर आती है रात में 1 बजे कि ट्रंप ने खुद ईरान को फोन किया और कहा कि हम हमला नहीं कर रहे। तो सवाल बनता है कि क्या ट्रंप डर गए या फिर ट्रंप को मजबूर किया गया है। आज हम यही समझेंगे दोस्तों, एक पूरी क्रोनोलॉजी के साथ, एक एक पॉइंट को जोड़ते हुए। अब आगे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है। ये कहानी पूरे दुनिया की स्टेबिलिटी की है, तेल की है, मार्केट की है और आने वाले समय की जो जियोपॉलिटिकल डायरेक्शन है उसको भी तय करेगी ये पूरी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ हफ्तों से डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं और खुले तौर पे उन्होंने कहा कि अगर ईरान के प्रदर्शनकारियों को कुछ भी हुआ तो अमेरिका उनकी मदद करने के लिए आएगा। और इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि उन्होंने ट्रुथ सोशल पे लिखा हेल्प इज ऑन द वे। और दुनिया ने इसका मतलब यह निकाला कि अगर जो प्रोटेस्टर्स है उन पे हमला होगा तो अमेरिका हमला करेगा। अमेरिकी फोर्सेस जो कतर के अल उमेद एयर बेस है उनसे निकलती हुई दिखाई दी। इवन उनकी फोर्स पाकिस्तान में दिखाई दी। अब क्या हुआ? हर कंट्री का लोग ईरान से अपने लोगों को निकालने लगे, जिसमें यूके, इंडिया, इटली, स्पेन, इवन यूएस। यूएस ने तो कतर से भी कह दिया कि कतर के जो बेस है उसमें से भी जो सिविलियन है वो निकल जाए वहां से। सब ने अपनी एडवाइजरीज जारी कर दी। यहां तक कि यह भी खबर आई कि भारत भी अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि ईरान में 5,000 से ज्यादा की मौतें हो चुकी हैं। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2,000 मर गए, इजराइल कहता है 5,000 मर गए। और यहां तक कि कुछ जो सोर्सेज है वो दावा करते हैं कि 12,000 से लेके 15,000 तक के प्रदर्शनकारियों को गोली लगी है। और इसी चलते जैसे उसने कहा वी आर ऑन द वे, ये माना जा रहा था कि प्रदर्शनकारियों की रक्षा करने के लिए ट्रंप आएंगे। और इसी बीच जो ईरान के, आपको पता है, जो पहले के राजा के बेटे थे, रजा पहलवी, वो खुले तौर से अपने लोगों से कह रहे थे कि आप डरिए मत, अमेरिका इज वॉचिंग, आप प्रोटेस्ट करते रहिए। ये ऐसे कहते हैं ना, विभीषण जैसे होते हैं। तो वो अपने ही देश के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। ठीक है, अब उसकी उनका अपना अलग लॉजिक है। जिंदगी भर कभी गए नहीं ईरान में, लेकिन अब उनको मौका लग रहा है तो वो ईरान की पीछे पड़े हुए हैं और अमेरिका की गुण गा रहे हैं। चलिए, वो भी ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि आपको पता है कि लोग, वो खुद कहते हैं कि लोग आप सड़क पे उतरिए, फ्री ईरान के नारे लगाइए और इंस्टीट्यूशंस को अपने हवाले कर लीजिए, उस पे अटैक कर दीजिए। लेकिन फिर अचानक एक हेडलाइन और आती है। ईरान में, ईरान के पाकिस्तान में जो तैनात है राजदूत, वो कहते हैं कि परसों रात डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था तेहरान में और ट्रंप ने कहा कि अगर आप जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको फांसी देना बंद कर देंगे, अत्याचार रोक देंगे, तो हम हमला नहीं करेंगे। और
उसके तुरंत बाद जो ईरान के एनवॉय हैं, उनका भी बयान यही आ जाता है कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। अच्छा, उसके आनन-फानन में नो फ्लाई ज़ोन खोल दिया जाता है, फ्लाइट्स फिर से शुरू हो जाती हैं। पूरी दुनिया चौंक जाती है, आप भी चौंक गए होंगे, हम भी चौंक गए। अब सवाल मेन यहां उठता है कि क्या अमेरिका पीछे हट गया? सोचिए इसके बारे में। जो मुझे समझ में आता है, जो कारण है, वो मैं बताता हूं। देखिए, पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ा दबाव गल्फ कंट्रीज का था। देखिए, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, वो ट्रंप से लगातार कह रही थी कि भैया प्लीज ईरान पे हमला मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ईरान कहां बैठा हुआ है? स्टेट ऑफ हार्मोज पे। और स्टेट ऑफ हार्मोज से दुनिया के लगभग 82% जो एशिया का ऑयल है वो गुजरता है। 600 बिलियन डॉलर्स का सालाना ट्रेड होता है वहां से, वो भी इसी रास्ते से होता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ब्राह्मीन और कुवैत, ओमान और बहरीन, ये सभी जो जीसीसी कंट्रीज हैं, ये एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका के एलाइज भी हैं। और ईरान ने क्लियर कट बोल दिया था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम अमेरिका तक जाएंगे या ना जाएंगे, हम तुम तक जरूर जाएंगे। यानी अमेरिका के जितने एलाइज हैं, कतर, सऊदी, यूएई, सबको निशाना बनाया जाएगा। और यही धमकी हमको लगता है कि काम कर गई है। सऊदी अरेबिया ने अमेरिका में लॉबिंग की, आपको पता है। ये 2-3 दिन से ये न्यूज आ रही है। जैसे कैसे? जैसे ठीक ऐसी जैसे सऊदी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में पाकिस्तान ने 50 बार फोन किया था ना ट्रंप को, वैसे ही सेम वे में सऊदी ने बोला होगा, ट्रंप साहब, हम अभी अभी तो ओपन हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, टूरिज्म आ रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। अगर यहां पूरे एरिया में इनस्टेबिलिटी आ गई तो भाई उसके बाद कोई दोहा नहीं जाएगा, उसके बाद कोई दुबई नहीं जाएगा, उसके बाद कोई रियाद नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। और नेचुरल, जो मैंने पहले बोला, सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अगर ईरान ने किसी तरीके से इसको ब्लॉक कर दिया तो आप मारने जाएंगे ईरान को और मरेंगे हम। ये लग रहा है कि बात ट्रंप को समझ में आ गई और उसने कहा ठीक है भैया, हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। लेकिन आप लास्ट तक रुकिएगा दोस्तों वीडियो में, क्योंकि मेरा जो परसेप्शन है वो डिफरेंट है। अभी जो मैं ये बता रहा हूं कि ट्रंप क्या सोच रहे होंगे। अच्छा, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई होगी, उसको भी रिटेलिएशन करना था। ईरान ने भी साफ कह दिया कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो हम जीसीसी के सभी 6 मेंबर्स को निशाना बना देंगे। और क्योंकि जितने भी हैं ये सब प्रो अमेरिकन है, तो अमेरिका खुद समझ जाएगा और इसकी कीमत, अमेरिका के जो मिस एडवेंचर है उसकी कीमत उसके एलाइज चुकाएंगे। ये भी अमेरिका को समझ में आ गया कि यार हमारे चक्कर में ये लोग मारे जाएंगे जितने भी हैं, हम तो मारे जाएं, हम कुछ कर नहीं सकते इतना दूर से। इसराइल है छोटा सा, अगर 3-4 बॉम्ब भी मार दिए ईरान ने, तो इसराइल तो हमारा दोस्त है, वो खत्म हो जाएगा। तो ये उसके दिमाग में होगा। अच्छा, एक पॉइंट और होता है कि क्या हुआ है कि ईरान ने अपनी टैक्टिक्स में थोड़ा सा चेंज किया है। उन्होंने, पहले क्या था कि जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, आईआरजीसी, आप जानते हैं, उन लोग के जो मेंबर्स थे वो डायरेक्ट मार रहे थे प्रोटेस्टर्स को। बाद में बंदे ने क्या किया कि 70-80 बसेस में से, इराक में से जो शिया हैं उनको ले आए ईरान के अंदर, जो मिलिशिया है। आपको पता है कि ये ईरान बेसिकली शिया बहुल्य कंट्री है। अब वहां पे क्या हुआ कि वो लोग जो ईरान इराक से आए थे अंदर, वो लोगों के बीच में मिल गए और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मतलब भाड़े पे लेके आ गए उनको।
अब वो कहते हैं जी जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है वो तो कुछ कर ही नहीं रही, अब अमेरिका मारे किससे? और देखिए, ये बात तो सही है कि इराक में अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अलग अपनी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, और उसमें से भी बहुत लोग हैं जो अमेरिका से नफरत करते हैं, वो आ गए बॉर्डर क्रॉस करके। और अब क्या है कि भाई देखिए, उन्होंने जब शुरू किया तो अब पता नहीं चल रहा कि कौन प्रोटेस्टर है और कौन इराक से आए हुए लोग हैं। तो अमेरिका मारे, बम मारे तो किसको मारे? अमेरिकी टीवी चैनल ने जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से पूछा तो उन्होंने इस बात को खुद माना। उन्होंने कहा भैया सैकड़ों प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं, नंबर्स हम बताएंगे आपको, क्योंकि उसने ये बताया है कि मारे गए हैं, और लेकिन उसने ये नहीं बताया कि प्रोटेस्टर्स कहाँ, वो जो प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं वो लोग कहां से आए हैं। लेकिन ये दुनिया जानती है, क्योंकि अब क्या हो गया कि उसमें प्रो प्रो गवर्नमेंट के लोग भी हैं और एंटी गवर्नमेंट के लोग भी इकट्ठा हो गए। अब ट्रंप को यही चीज रोक रही है कि क्या करें। इजराइल कहता है ट्रंप से कि भाई साहब, सर हमारे, आप इस तरीके से ईरान को खत्म नहीं कर पाएंगे। सुबह 4 बजे उठ के गीदड़ भक्की देने से मैं खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ऐसे नहीं करोगे। ऐसा करो जैसे आपने वेनेजुएला में किया था, सॉफ्ट ऑपरेशन, 3-4 घंटे में ऑपरेशन किया, खत्म, निकाल के बाहर। दोस्तों, ये भी इतना आसान होने वाला नहीं है। लेकिन ये इजराइल ने कहा है कि आप जो मैक्सिमम प्रेशर वाली स्ट्रेटजी है ना, वो अपनाओ। अब हल्के हल्के करो, जैसे या तो आप एकदम से खुमैनी को उठा लो, अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप जो हल्की हल्की वाली प्रोसेस होता है, जैसे आप ये टैरिफ बढ़ा दो, और क्या कहते हैं, और जैसे इंडिया है, रशिया है, चाइना है, जो कि ईरान से ट्रेड कर रहे हैं, उन पे आप एडिशनल पेनल्टीज लगाओ। ये सब तो अमेरिका ने उसके बाद कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने, देखिए, 20 शैडो फर्म्स को आइडेंटिफाई किया है, जिनके सारे तेल जो है वो पहुंचता था, मतलब ईरान से तेल निकल के बाकी कंट्री में जाता था, और पैसा वेनेजुला के थ्रू, रशिया के थ्रू, चाइना के थ्रू ईरान में जाया था। तो अब उन्होंने ऐसी ऐसी जो शैडो कंपनीज हैं उस पे अमेरिका ने बैन लगा दिया। अब ये कंपनी जो है वो अमेरिका में ट्रेड नहीं कर सकती है। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि ईरान की जो फाइनेंशियल सप्लाई लाइन है वो भी कटने लगेगी। अच्छा, तो ये तो 3-4 चीजें की यूएस ने किसी तरीके से उनको बांधने के लिए। अब एक और एंगल है इसमें, यूएन का। जब वेनेजुला पे हमला हुआ था, अमेरिका ने यूएन को बिल्कुल तरीके से इग्नोर कर दिया था। 66 ऑर्गेनाइजेशंस आपको पता होगा जो छोड़ दिए थे अमेरिका ने, कहता है हमसे कोई मतलब नहीं है उसका। उसके बाद, उस समय की बात कर रहा हूं, मार्को रूबियो ने कहा था ना कि यूएन कौन होता है यार। लेकिन अब ईरान के मामले में अमेरिका खुद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बुलवाता है। क्यों? क्योंकि अब वो डायरेक्ट एक्शन लेने के, आप ये कहिए, स्थिति में नहीं है। जो मैंने पहले बताया, आप ईरान को वेनेजुला मत समझ लीजिएगा। और वहां पे भी यही हो रहा है कि अमेरिका कहता है वी वांट फ्री वर्ल्ड, इसमें रशिया को भी मौका मिलता है। रशिया यूएन में कहता है कि अमेरिका जो है वो रिजीम चेंज कर रहा है, किसी सॉवरेन नेशन में इंटरफेयर कर रहा है। नेचुरल है। अच्छा, ये आपका रशिया वाले तो वहां पे यूएन चार्टर पढ़ के सुनाते हैं और कहते हैं ये इलीगल है। और ईरान भी यही कहता है कि भैया हम 7 नेशन है, हम प्रेशर में नहीं आएंगे। और अब अब ट्रंप अपने ही कंट्री में दोस्तों कांग्रेस से सपोर्ट मांग रहे हैं।
वेनेजुला के मामले में कांग्रेस से सपोर्ट नहीं मांगा। हाँ, बाद में इलेक्शन करवाया और वो जीत गए थे। एक लास्ट वोट जो है जेडी वेंस ने डाला था फेवर में, तो रिपब्लिकन्स जीत गए थे उसमें। लेकिन ईरान के मामले में, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि थोड़ा डिले हो जाए, इसलिए वो उसको कांग्रेस में ले गए हैं। और अब गवर्नमेंट की जो है, जो अब क्या है कि पूरा अब यूएस में वो यूएन में ले गए, और उसके बाद जो इनकी व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है, क्या नाम है उनका, कोरोलाइन लेविट, वो कहती हैं कि ऑल ऑप्शंस आर ओपन, और साथ में कहती हैं ट्रंप इज अनप्रिडिक्टेबल। मतलब कि हम नहीं बताएंगे, लेकिन अंदर की बात यह है कि ट्रंप खुद कुछ ना कुछ करने के चक्कर में है। अब दोस्तों, क्या क्या हो सकता है? देखिए, मैं अभी भी बार बार ये कह रहा हूं कि यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो बेसिस है उनसे अटैक करना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। तो अब होगा क्या? मुझे ये लगता है कि ईरान वेनेजुला नहीं है, और ना ही ईरान अकेला है। ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, ईरान पूरी ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी दोस्तों अकेले नहीं होती। अब देखिए, अमेरिका को अब यह है कंफ्यूजन। बड़की बड़की बातें तो कर दी ट्रंप साहब ने, सैम बहादुर ने, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन देखा कि यार ईरान के साथ तो चाइना खुल के सामने आ रहा है, रशिया खुल के सामने आ रहा है। क्या 3 कंट्री से मैं लड़ाई कर पाऊंगा? अगर आ जाते हैं तो क्या करूंगा? और दूसरा, वहां पे कोई ऐसी हरकत जैसे वेनेजुला में की, उठा के ले गए, ऐसी वहां पे हो नहीं सकती, क्योंकि वो अब विजिल है। वेनेजुला के प्रेसिडेंट को ये आइडिया भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है उनके साथ, लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट को है, प्रेसिडेंट को भी, और जो उनके सुप्रीमो हैं खमैनी, उनको भी। तो वो जानते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ट्रम्प साहब हैं कंफ्यूजन में कि क्या करना है। अब मेरी थिंकिंग सुनिए, मैं क्या सोचता हूं। मैं ये सोचता हूं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, अमेरिका को अटैक करना ही पड़ेगा ईरान पे, इससे पहले कि ईरान कहीं से भी न्यूक्लियर आर्म्स ले ले या खुद के डेवलप कर ले। अगर अंडर द कवर चाइना ने दे दिया, पाकिस्तान ने दे दिया, रशिया ने दे दिया, रशिया तो तैयार बैठा है अमेरिका के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ करने के लिए। इतना टाइम मिल गया अगर 3-4 कंट्रीज को, और कहीं ना कहीं से ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गए, तो उसके बाद इजराइल तो बचेगा नहीं, और अमेरिका पे भी खतरा बढ़ जाएगा। तो ट्रंप ईरान को टाइम देना नहीं चाहते, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ है भी नहीं कि वो करे तो क्या करें। इसीलिए मेरा इसमें वर्डिक्ट ये है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों अटैक यूएस करेगा ही करेगा। और करेगा कैसे? यूएस की सहमति के बाद, यूएस कांग्रेस की सहमति के बाद, जिससे कि कल को कोई एडवर्स रिजल्ट निकले तो वो ट्रंप और रिपब्लिकन्स पे ना आए, पूरे यूएस पे आए। इसीलिए वेनेजुला के बारे में वो यूएन नहीं गए थे, और इसमें वो यूएन भी गए हैं, और आपकी जो कांग्रेस है यूएस की, उसमें भी गए हैं। तो अटैक ऑन ईरान इज इनएविटेबल। अगर अमेरिका को बचना है और इजराइल को बचना है तो अटैक तो होगा, आज नहीं तो कल होगा। आप कितनी भी सैंक्शंस लगा देंगे, आपने इंडिया पे 1000% टैक्स लगा दिया,
उससे क्या होगा? वो न्यूक्लियर आर्म बनाना छोड़ देगा ईरान। आप इंडिया को पैनलाइज कर सकते हैं, करिए। इंडिया ऑयल लेना बंद कर देगा, ठीक है, पैनलाइज हो गया, इंडिया पैनलाइज हो गया, चाइना पैनलाइज हो गया, बाकी कंट्रीज भी पैनलाइज तो हो गए। लेकिन ईरान का क्या हुआ? ईरान को तो कुछ नहीं चाहिए, केवल एक न्यूक्लियर आर्म चाहिए, कंट्री चाहिए, और वो भी कुछ अलग से वेपन्स भी बना रहा है, मास्क टाइप के। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, जो अभी लेटेस्ट आया है कि दे आर डेवलपिंग दैट इक्विपमेंट्स। और अगर उनके पास ऐसे इक्विपमेंट आ जाते हैं जो कि मास डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो इट विल बी यू नो ए डेंजर फॉर अमेरिका, और अमेरिका विल नॉट लाइक इट। सो दे हैव टू टेक ए डिसीजन, और डिसीजन उनको आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों लेना पड़ेगा। लेकिन परसों 5 साल के बाद नहीं आ सकता, परसों 1 साल के अंदर में ही आना चाहिए। आप इसके बारे में दोस्तों क्या बात करते हैं? आप बताइएगा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपने विचार मुझे जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।